नमस्कार। आज हम भारतीय बिजनेस और फाइनेंस वर्ल्ड की कुछ ताज़ा ज़रूरी खबरों पर गहराई से बात करेंगे। हमारे पास बाजार के आंकड़े हैं, कुछ बड़ी कंपनियों के तिमाही नतीजे हैं, बैंकिंग सेक्टर में क्या चल रहा है और कुछ अहम कॉरपोरेट अनाउंसमेंट्स भी हैं। कोशिश ये रहेगी कि इस सारी जानकारी से खास बातें निकालें, समझें कि इंडियन इकोनॉमी और अलग-अलग इंडस्ट्रीज में हो क्या रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं मार्केट ट्रेंड से। पिछले हफ्ते फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मतलब एफआईआईज ने करीब 19,600 करोड़ रुपए निकाले। लेकिन दूसरी तरफ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स डीआईआईज उन्होंने तो कमाल ही कर दिया। 46,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश। हाँ, ये वाकई देखने वाली बात है। मतलब एफआईआईज इतना बेच रहे हैं, फिर भी डीआईआईज की इतनी जबरदस्त खरीदारी ने बाजार को काफी हद तक संभाले रखा। शायद ये दिखाता है कि घरेलू इकोनॉमी में भरोसा है, या फिर हो सकता है कि ग्लोबल मार्केट में जो उथल-पुथल है, उसके बीच इंडियन मार्केट सेफ लग रहा हो। लेकिन एक बात और नोट करने वाली है, निफ्टी लगातार 5वें हफ्ते गिरा, है ना, 24,400 के नीचे बंद हुआ। हाँ, पांचवा हफ्ता। तो ये एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग का दौर लग रहा है, और 24,000 का जो लेवल है वो अब काफी अहम सपोर्ट बन गया है। अच्छा। और आईटी स्टॉक्स का क्या? वहां से तो सुना है एफआईआईज काफी पैसा बाहर ले जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। जुलाई के सेकेंड हाफ में, मतलब महीने के आखिरी 15 दिनों में आईटी सेक्टर से करीब 14,422 करोड़ निकाले गए हैं। इसकी वजह भी साफ है। एक तो कंपनियों के तिमाही नतीजे थोड़े कमजोर रहे हैं उम्मीद से, और दूसरा एआई को लेकर थोड़ी चिंताएं हैं, उसका क्या असर होगा वगैरह। जैसे टीसीएस में छटनी की बातें चल रही हैं, वो भी शायद इसी से जुड़ा है। वाला नियम बदला है। हाँ, 1 अगस्त से जो नए शहरी बचत खाते खुलेंगे, उनके लिए मिनिमम एवरेज मंथली बैलेंस यानी एमएएमबी वो 10,000 रुपए से सीधा 50,000 कर दिया है। 10,000 से 50,000, ये तो काफी बड़ा जंप है। बहुत बड़ा। बैंक का कहना है कि वो प्रीमियम कस्टमर्स पर फोकस करना चाहते हैं, लेकिन हाँ, इससे आम जमाकर्ता के लिए शायद बैंक उतना एक्सेसिबल ना रहे। सही बात है। और इसी बैंक पर आरबीआई ने नियमों के उल्लंघन के लिए 75 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अच्छा। हाँ, दूसरी तरफ एचडीएफसी बैंक ने एक स्पेशल निगरानी विभाग बनाया है, बोर्ड को जरूरी अपडेट्स देने के लिए। और उनके चेयरमैन तो कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर को इकोनॉमी में और निवेश करना चाहिए। वो निवेश वाली बात तो काफी टाइम से चल रही है। बिल्कुल। और देखिए, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस की तरफ बढ़ने को कहा गया है। होल्डिंग कंपनी में हिस्सेदारी ट्रांसफर करनी होगी। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को आरबीआई से निवेश की मंजूरी मिली है, और उन्होंने एनआरआई के लिए रेमिटेंस प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है। ओके, अब आते हैं कॉर्पोरेट नतीजों पर। यहाँ तो तस्वीर काफी मिली-जुली लग रही है ना। कुछ कंपनियों ने तो कमाल ही कर दिया है। वीआरएल लॉजिस्टिक्स, टीवीएस सप्लाई चेन, इनके मुनाफे में तो कई 100% की बढ़ोतरी है। यूनिवर्सल केबल्स, मंगलम ऑर्गेनिक्स, रामको इंडस्ट्रीज, सिग्नेचर ग्लोबल, इनके नतीजे भी बहुत अच्छे हैं। हाँ बिल्कुल, कुछ कंपनियों ने वाकई शानदार परफॉर्म किया है। ये शायद दिखाता है कि या तो डिमांड बढ़ रही है या उनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी बेहतर हुई है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। टाटा मोटर्स का मुनाफा 63% गिरा है, सीमेंस का भी 27% कम हुआ है। ओह, हाँ, देव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रॉफिट 40% नीचे है। श्री रेणुका शुगर्स का घाटा बढ़ गया है, और इंडिया फिनसेक भी घाटे में है। तो मतलब अलग अलग सेक्टर्स में अपनी अपनी चुनौतियां हैं, और हर कंपनी की कहानी भी अलग है। सही। नतीजों के अलावा कुछ बड़े स्ट्रैटेजिक मूव्स भी दिख रहे हैं। जैसे बजाज ऑटो वाली खबर है, उन्हें रेयर अर्थ मेटल्स की कमी हो सकती है, स्कूटर प्रोडक्शन पर असर पड़ेगा। हाँ, ये एक चिंता की बात है। सप्लाई चेन की दिक्कतें अभी भी बनी हुई हैं। और दूसरी तरफ कपड़ा निर्यातक जैसे रेमंड, वो अमेरिका के टैरिफ की वजह से अपना प्रोडक्शन वियतनाम, बांग्लादेश या इथियोपिया ले जाने का सोच रहे हैं। ये तो ग्लोबल ट्रेड टेंशन का असर दिख रहा है। बिल्कुल। और देखिए, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स का बीआरएफएल टेक्सटाइल्स के साथ मर्जर हो रहा है। अडानी एंटरप्राइजेस केमिकल कारोबार में एक्सपैंड कर रही है। ये सब कॉस्ट बचाने और सप्लाई चेन को मजबूत करने की कोशिशें हैं। लेकिन कुछ पॉजिटिव खबरें भी हैं। हाँ, बिल्कुल है। भारत का डिफेंस प्रोडक्शन रिकॉर्ड 1.5 लाख करोड़ पहुंच गया है। ये बहुत बड़ी बात है। जबरदस्त। और शिल्पा मेडिकेयर को एनएफडी मतलब फैटी लिवर डिजीज, उसके इलाज के लिए दुनिया की पहले दवा को मंजूरी मिली है। ये भी एक बड़ी उपलब्धि है। वाह,
और जीवन बीमा क्षेत्र में भी जुलाई में प्रीमियम आय 22% बढ़ी है, तो वो भी एक अच्छा संकेत है। तो अगर हम सब समेटे तो ऐसा लग रहा है कि इंडियन मार्केट में डीआईआईज का तो मजबूत सहारा है, लेकिन एफआईआईज की बिकवाली और आईटी जैसे कुछ सेक्टर्स में दबाव भी है। बैंकिंग और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अहम बदलाव चल रहे हैं और कंपनियों की परफॉर्मेंस में काफी वेरिएशन है। बिल्कुल सही कहा। आगे चलकर एआई का इम्पैक्ट, सप्लाई चेन इश्यूज, ग्लोबल ट्रेड पॉलिसीज और डोमेस्टिक डिमांड, ये सब फैक्टर्स बहुत मायने रखेंगे। और हाँ, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर सीबी चीफ का जोर है, खासकर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की भूमिका पर, वो भी देखने लायक रहेगा। आज के इस पूरी बातचीत से एक आखिरी सवाल या कह लें कि सोचने वाली बात ये निकलती है कि जिस तरह डीआईआईज इंडियन स्टॉक मार्केट को एक तरह से सहारा दे हैं, क्या हमारा प्राइवेट सेक्टर भी इकोनॉमी को पुश देने के लिए उसी तरह निवेश का भारी बोझ उठाने को तैयार होगा, जैसा एचडीएफसी बैंक के चेयरमैन उम्मीद कर रहे हैं? हाँ, ये सच में एक बड़ा सवाल है, इस पर नजर रखनी होगी।